हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज बाल विकास से लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लघु उत्तरी में 2 वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें पहले पार्ट में 1 से 21 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, दूसरे पार्ट में 21 से 39 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 40 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके पहले हम बहुविकल्पी का 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब पूछा जा सकता है जैसे अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए, महत्व एवं विधियों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं अभिप्रेरणा से आशय हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया का सहायक अंग है। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करती है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। अंग्रेजी में से मोटिवेशन कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा कई प्रकार के दैहिक अभिप्रेरणा हो सकता है, अर्जित यानी किसी के द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का महत्व, सीखने में महत्व हो सकता है, रुचि एवं अभियोग्यता, मार्गदर्शन, मान्यताओं। तो हम लोग क्रम वाइज देख सकते हैं। अभिप्रेरणा के पहले हम लोग प्रकार देखते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार दैहिक अभिप्रेरणा होता है। दैहिक अभिप्रेरणा क्या होता है? दैहिक अभिप्रेरणा जन्मजात आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। इस पर शिक्षण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा आदि। ये दैहिक है। अर्जित प्रेरणा है, बालक यह अभिप्रेरणा वातावरण से प्राप्त करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामाजिक होता है। अब अभिप्रेरणा का महत्व क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। महत्व जैसे सीखने में महत्व, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन एक सहायक अंग है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उसे सदैव प्रोत्साहित करते रहें। बच्चों के लिए शिक्षकों को चाहिए कि उन्हें नकारात्मक अभिप्रेरणा, दंड, अपमान आदि न दें। उन्हें प्रेरणा दें। अभिप्रेरणा यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा, दंड, अपमान न दें। ठीक, उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो बच्चा आगे बढ़े। और एक महत्व में जैसे रुचि एवं अभियोग्यता का विकास, बच्चे में हम अभिरुचि और अभियोग्यता का विकास कैसे कर सकते हैं? अभिप्रेरणा से बालकों में किसी क्रिया अथवा ज्ञान के प्रति रुचि एवं अभियोग्यता का विकास होता है। और मार्गदर्शन है अभिप्रेरणा में। मार्गदर्शन कैसे हम लोग दे सकते हैं? अभिप्रेरणा के माध्यम से यानी मोटिवेशन के माध्यम से शिक्षक बालक का सर्वांगीण विकास यानी पूरा विकास कर सकता है। शिक्षक बालकों हेतु पथ प्रदर्शन होता है, उसका सहायक होता है। अब मान्यताओं का विकास कैसे हम लोग कर सकते हैं? शिक्षा का उद्देश्य बालकों में ऐसी मान्यताओं का विकास करना है जिससे वह एक अच्छे नागरिक बन सकें। और अभिप्रेरणा की विधि क्या क्या है? अभिप्रेरणा की निम्नलिखित विधि है, जैसे आवश्यकता है, रुचि है, आदतें हैं। तो हम लोग आवश्यकता देख लेते हैं। क्रमवाइज आवश्यकता क्या? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बालकों में ही नहीं वरना सभी वर्गों के लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वह आवश्यकता से वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। आवश्यकता के लिए कोई कार्य किया जाता है, स्वाभाविक है। और रुचि कैसे हो सकता है अभिप्रेरणा में? रुचि, जिस पाठ या कार्य में बालक की रुचि होती है वे उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है। यदि उसमें रुचि न हो तो वह पाठ सीख नहीं पाता है। ऐसे पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करने के लिए होनी चाहिए जिसमें बालक की रुचि हो। अब आदतें क्या हो सकती हैं? जैसे बच्चों की आदतें नए ज्ञान को विकसित करने में सहायक होती हैं। नया ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित हो जाए तो पाठ विकास में सहायक होता है। जैसे पहले कोई ज्ञान सीखा हुआ है उसी के सहारे दूसरा ज्ञान प्राप्त करना, आदत उसमें पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, अब आगे हम लोग लिख सकते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या है? जैसे अभिप्रेरणा की आवश्यकता एक जो हम पढ़े ऊपर। अब चालक क्या है? उद्दीपन, प्रेरणा, ये हम लोगों के अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अब इसके आगे हम लोग देख सकते हैं जैसे अलग अलग इसमें लिख सकते हैं, जैसे उद्दीपन, प्रेरक वही होता है मोटिवेशन, किसी को प्रेरित करना। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, वंशानुक्रम क्या है, वंशानुक्रम के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए, इस तरीके से। तो वंशानुक्रम हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग में वो डाल के, माता पिता से संतानों को प्राप्त गुण ही वंशानुक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम को आनुवंशिकता भी कहा जाता है। आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों को प्राप्त होते हैं। आनुवंशिक लक्षणों वह जीन डीएनए का छोटा सा खंड है जिसमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। दोस्तों आप लोग याद रखिए। अब इसमें आगे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से पुरुष में पाए जाते हैं, स्त्री में कौन कौन से। जैसे 44 गुणसूत्र यानी पुरुष में होते हैं और 44 स्त्री में होते हैं, दोनों मिलके 46। अब इसमें यक्स वाई पुरुष में होते हैं, महिलाओं में यक्स एक्स होता है। अब कौन कौन शुक्राणु, जैसे यक्स वाई, इसमें यक्स वाई, जैसे पुरुषों में शुक्राणु पाए जाते हैं और स्त्रियों में अंडाणु पाए जाते हैं। अभी इसी से देखिए, मेल और फीमेल, जब यक्स एक्स होता है तो लड़की, और जब यक्स वाई होता है तो लड़का। इसी तरीके से हमारे गुणसूत्र होते हैं। परिणाम जैसे 50% संतान लड़की को होती है, 50% लड़का का। इसी तरीके से मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46, 23 46 होता है। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र यक्स वाई और स्त्री में यक्स एक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से? हमारे एक वैज्ञानिक हैं मेंडल, इन्हीं के अनुसार मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का नियम प्रतिपादित किया। दोस्तों अब इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है मटर के पौधे पे किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा मेंडल ने प्रयोग किया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को इस प्रकार 3 प्रकार से बताया है: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब आगे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए 7 विरोधी लक्षणों का चयन किया। इन्होंने लंबे तथा बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया जिसमें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें अर्जित गुणों का स्थानांतरण कैसे हुआ? इन्होंने मैकडूगल और लैमार्क वैज्ञानिक तथा पावलोव ने वंशानुक्रम पर अपने अपने अलग अलग प्रयोग किए। लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना पारिस्थितिकी बताया, अब वह वंशानुक्रमी हो चुका है। जैसे पहले एक बार सूखा पड़ा था, उस समय जिराफ जमीन पे घास नहीं मिले तो पेड़ को खाने की वजह से उनका गर्दन लंबा हो, इसी को अब वंशानुक्रम हो गया है। मैकडूगल ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। इस तरीके से बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैकडूगल ने चूहों पर किया, पावलोव ने कुत्तों पर किया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया जिसमें घंटी बजते ही कुत्तों में लार टपकने लगती है, उसी को बताया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बुद्धि क्या है? बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे बुद्धि कार्य करने की एक विधि है जिसमें ज्ञान के अर्जन की क्षमता होती है। अब एक मुंड्रो वैज्ञानिक, इन्हीं के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अब रायबर्न के अनुसार क्या कहा इन्होंने? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अब बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन और स्टर्नर ने किया। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो बुद्धि मानसिक कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति को समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। अब द्विकारक सिद्धांत क्या है बुद्धि में? द्विकारक सिद्धांत, जैसे दो लोगों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। पूछा जा सकता है वो विकल्पी क्वेश्चन में। द्विकारक सिद्धांत के कौन वैज्ञानिक दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। उनके अनुसार बुद्धि में 2 कारक होते हैं, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यता भी पाई जाती है। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। यही द्विकारक सिद्धांत है। अब बहुकारक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थार्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों
का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म तत्व निहित होते हैं। अब प्रतिदर्श सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन एक वैज्ञानिक इन्होंने किया। प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण अथवा विद्यालय संबंधी क्रिया से उसमें कुछ तत्व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दें, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। अब ग्रुप तत्व सिद्धांत क्या है? जो तत्व समस्त प्रतिभात्मक योग्यता में तो सामान्य नहीं होते हैं, परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें ग्रुप तत्व की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के समर्थक है थॉमसन एक वैज्ञानिक है, इन्होंने दिया है ग्रुप तत्व सिद्धांत को। अब गिलफोर्ड का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड एवं उनके सहयोगी ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारण विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है, स्किनर ने प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए शिक्षा में इसके महत्व को समझाइए। इस तरीके से पूछा जा सकता है। स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का उल्लेख स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पर किया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम आगे इसमें क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं? इसमें स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा है। स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर तथा सफ़ेद चूहों पर किया। स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग करके किया। उसने एक विशेष प्रकार का बक्सा लिया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में एक छोटा सा मार्ग था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध एक प्याली से था। लीवर को दबाने से खट की आवाज़ होती थी तथा उस प्याली में खाने का एक टुकड़ा आ जाता था। चूहा जब इस बॉक्स में उस मार्ग से थोड़ा जाता था तो लीवर पर उसका पैर पड़ता था तो खट की आवाज़ आती थी। आवाज़ को सुनकर उसकी ओर बढ़ता था जिससे अंदर रखी प्याली में एक खाने का टुकड़ा मिल जाता था। वह खाना उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता था। बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि उन्हें अन्य किसी प्रकार के शोर नहीं था। इस प्रकार को बार बार दोहराया जाए। खाना चूहों को लीवर दबाने की प्राप्ति को पर बल करता था। इस प्रकार चूहा भूख होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। अब आगे क्या बताया इन्होंने? स्किनर के सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का महत्व निम्नलिखित है। जैसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में, स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तुओं को छोटे छोटे पदों में बांटने पर जोर दिया जाता है जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस सिद्धांत का प्रयोग अभिक्रामिक अधिगम हेतु किया गया है। अब अगला हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का महत्व होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, vygotsky के सामाजिक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। वो वैकल्पिक क्वेश्चन भी बन सकता है। सामाजिक विकास के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो vygotsky के द्वारा दिया गया था। हम लोग इसमें लिख सकते हैं vygotsky रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालकों के प्रत्येक विकास में उनके समाज की विशेष भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि समाज में अंतःक्रिया के फलस्वरूप भी बच्चे में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधा मिलती है वह उसी प्रकार से विकसित होता है। यदि उचित प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उसके विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं और उनके सामाजिक विकास का दायरा बढ़ने लगता है। किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र होती है। इस आयु में अधिकतर किशोर एवं किशोरियों अपनी वयस्क समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? व्याख्या कीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे प्रगतिशील शिक्षा से आशय, तो हम इसमें लिख सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा में जॉन ड्यूबी का योगदान है।
अति महत्वपूर्ण है, योगदान दिया है इन्होंने। प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा बालकों की शक्तियों का विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करती है कि शिक्षा बालक हेतु बालक शिक्षा के लिए नहीं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, जो जैसे रुचि और प्रयास पर। अब इसमें हम आगे लिख सकते हैं, शिक्षक को बालकों की स्वाभाविक रुचि को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। बालकों को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में जॉन ड्यूवी ने बताया, शिक्षा पद्धति संबंधी एवं स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालकों को ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाना चाहिए जिनमें उन्हें स्थूपी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता और मौलिक विकास हों। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों की शिक्षा के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास तथा व्योगास्की के संज्ञानात्मक विकास में अंतर क्या क्या है। तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना संज्ञानात्मक विकास दिया है। तो हम लोग चलिए दोस्तों देखते हैं सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या पियाजे के सिद्धांत की प्रथम 3 अवस्थाओं के समानांतर है, परंतु ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को पियाजे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार बालकों के चिंतन में उसकी परिपक्वता तथा अनुभूतियाँ तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। व्योगास्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से सामाजिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। इसलिए व्योगास्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एवं शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है। व्योगास्की ने इसे अस्वीकृत कर दिया और यह कहा कि बच्चे जिस उम्र में भी किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उस पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना प्राप्त हो रही है या नहीं। इस तरीके से हम तीनों लोगों के अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, जैसे व्यक्तित्व क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व्यक्तित्व को परिभाषित। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, व्यक्तित्व शब्द बहुत व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में किया करते हैं। यदि कोई सुंदर है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर न होते हुए भी अपने अच्छे विचारों से दूसरे को आकर्षित कर सकता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अधिक बोलता है, कोई कम बोलता है, ये सभी बातें सभी व्यक्तियों में अंतर्निहित होती हैं। अब वुडवर्थ के अनुसार क्या बताया इन्होंने, वुडवर्थ के अनुसार बताया गया है व्यक्तित्व क्या है, बहिर्मुखी क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं सेमेस्टर एग्जाम में व्यक्तित्व व्यक्ति की व्यवहार का वह समग्र गुण है। व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम के साथ साथ पारिवारिक, सामाजिक तथा विद्यालयी वातावरण अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, ये स्वाभाविक है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संपूर्ण व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। दोस्तों वीडियो में कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है, कार्य करने में दृढ़ इच्छा और बहादुरी के कार्यों में रुचि रखते हैं। शासन करने का स्वभाव शीघ्र न घबराने वाला होता है, बहिर्मुखी का होता है। धारा प्रवाह बोलने वाले और मित्रों जैसे व्यवहार करने वाले होते हैं। अब अंतर्मुखी क्या होता है, यह लोग कम बोलने वाले तथा लज्जाशील और पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि लेते हैं। और किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको अंतर्मुखी को, जैसे इन अंतर्मुखी बालकों का इनका व्यवहार आज्ञाकारी होता है, परंतु ये व्यक्ति शीघ्र ही घबराने वाले होते हैं। इनके अंदर आत्मचिंतन होता है, यह चिंतन बहुत करते हैं। आज्ञाकारी स्वयं के लिए चिंतित, संदेह एवं समाधान होता है, अधिक लोकप्रिय नहीं होते हैं ये लोग। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ध्यान 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, एक ऐच्छिक ध्यान होता है, एक अनैच्छिक ध्यान होता है। ऐच्छिक ध्यान वह होता है जिसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु पर ध्यान लगाएं, जिस पर बालक
ध्यान अपने मन से लगाता है उसे ऐच्छिक कहते हैं। अनैच्छिक वह होता है जिस पर बालक दूसरे को इशारे पे ध्यान लगाता है। जैसे घंटी, कहीं कोई घंटी झटके से बजी, उसका ध्यान झटके से उधर चला गया, वह अनैच्छिक हो गई। ऐच्छिक वह अपने से किसी चीज़ पर लगा रहा है, इसे कहते हैं ध्यान के प्रकार। अब ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वाय कारक हो सकता है, आंतरिक कारक हो सकता है। वाय कारक जैसे यह ध्यान वस्तुओं में होता है। कोई भी वस्तु अपने रंग, आकार, प्रकार के कारण ध्यान का केंद्र बन सकती है, क्योंकि चूंकि ये वस्तु में होते हैं, अतः इन्हें वस्तुगत कारण भी कहते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं, जैसे उत्तेजना रूप, उत्तेजना की तीव्रता, उज्ज्वल का आकार। उत्तेजना जैसे वाय कारक में हो सकता है, अच्छे या निश्चित रूप वाली वस्तुओं हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। उत्तेजना में तीव्रता, उत्तेजना अपनी तीव्रता के कारण हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है, जैसे तीव्र प्रकाश, तीव्र ध्वनि, तीव्र गंध, इस तरीके से। अब उत्तेजना का आकार कैसा हो? जैसे छोटे आकार की वस्तु की अपेक्षा बड़े आकार की वस्तु पर हमारा ध्यान जल्दी से आकर्षित हो जाता जैसे पूर्ण चंद्रमा बड़े अक्षर में, इस तरीके से। अब आंतरिक कारण क्या हो सकता है? हम लोग आंतरिक कारण को देख सकते हैं। जैसे आंतरिक आवश्यकता हो सकती है रुचि, आदत, अपने अंदर की कारण, या वही आंतरिक कारण होता है। जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है उन्हें हमारा ध्यान, जैसे भूख, व्यक्ति को खाने की वस्तु पर ध्यान देना। रुचि, हमारी जिन चीज़ों में रुचि होती है उन पर हमारा ध्यान जाता है, जैसे संगीतज्ञ पर का ध्यान अच्छे गाने की ओर होता है। आदत, आदत के अनुकूल हम वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, जैसे चाय पीने की लोगों में आदत बन जाती है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना तथा ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों पर निबंध लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइप से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राम शिक्षा समिति से आप क्या समझते हैं? चलो दोस्तों, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रायः विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर समाज में बच्चों की शिक्षा में एक रूपता हो, इसलिए सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चालू की गई। ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थापना करना, प्रबंध की सहायता करना, पाठ्य पुस्तकों का विवरण रखना, विद्यालय से संबंधित भौतिक संसाधन तथा शौचालय, हैंडपंप आदि की व्यवस्था करना, विद्यालयों की साज सज्जा पर ध्यान देना, बालिका शिक्षा के लिए अभिभावकों को जागरूक करना, अतिरिक्त कक्षा का निर्माण करना। इस तरीके से हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काम करता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जीन पियाजे के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि बच्चों की बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर कार्य किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे ने कहा कि अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्ति एवं सज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यता, जैसे देखना, रोना, वस्तुओं को पकड़ना, चूसना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की प्रक्रिया को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह और बुद्धिमान बनता जाता है, उसके बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ता जाता है। अब इसमें निर्माण एवं खोज उनके विचार हैं जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे ने बताया, निर्माण और खोज, प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने हेतु क्रियाशील होता है। वह यह जानने के लिए प्रयासशील होता है कि उसके विचार संबंध पूर्ण से मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का भी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है। जीन पियाजे का यह मानना है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। अब कार्य क्रिया का अर्जन जीन पियाजे ने बताया है। जैसे कार्य क्रिया का अर्थ उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है, जैसे दोस्तों जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता होता है, जैसे उत्सुकता होती है। प्रत्येक कार्य
क्रिया का एक तर्कपूर्ण वितरित होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र में दो भागों में तोड़ना एवं दो टुकड़े हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्य क्रिया है। कार्य क्रिया की मदद से बच्चे मानसिक रूप से वह पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य शुरू किया था। यह बौद्धिक बुद्धि का केंद्र, इसी के द्वारा कार्य क्रिया का अर्जन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जीन पियाजे ने बाल विकास बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाओं को वर्णन किया है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, और दूसरे भाषा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रिया अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इन्होंने इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त जो औपचारिक अवस्था कहते हैं। अब इसको हम लोग क्रम वाइज देख सकते हैं। जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या है? यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। अवस्था में बच्चों की बुद्धि कार्य के द्वारा व्यक्त होती है। चादर पर बैठा बालक चादर पर पकड़ने तथा खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचता है, ऐसे इंद्रियजनित गामिक अवस्था कहते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के तक के बालक में होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने तथा उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उनका भाषा का विकास शुरू हो जाता है। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है। इस अवस्था में बालक किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? यह अवस्था 11 वर्ष से आगे होती है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन, दो संप्रेषण उसे कहते हैं जो दो लोगों के बीच में बात होती है, उसे कम्युनिकेशन या संप्रेषणशीलता कहते हैं, का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समझने तथा समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान और रुचि में संबंध बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान और रुचि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि रुचि के अभाव में ध्यान नहीं लगता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें रुचि होना आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, राजन सर का 53 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें, बाल विकास की अवस्था एवं महत्व निम्न बिंदुओं पर है। जैसे बालक के वृद्धि एवं विकास की समस्त परिस्थितियों अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक, शारीरिक, संयोगात्मक और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इस बात का ज्ञान हमें बालक के सर्वगीण विकास पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करता है। सर्वगीण मतलब पूरा, जैसे मानसिक, शारीरिक, संयोगात्मक सभी प्रकार से। अब अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसमें, बाल विकास की अवस्थाओं में जैसे प्रत्येक बालक में बुद्धि एवं विकास की गति समान नहीं होती है, इसलिए हमें व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, बाल विकास में बालक के बुद्धि एवं विकास की प्रगति का ज्ञान कर लेने के बाद बालक भविष्य में कैसा और क्या बन सकता है। हम अनावश्यक श्रम तथा निराशाओं से अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, बाल विकास में जैसे बालक के वृद्धि एवं विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही उत्तरदायी होता है। हम इस बात का ज्ञान वातावरण में सुधार लाकर बालकों का अधिकार कल्याण कर सकते हैं। यह आवश्यकता इसके लिए हम प्रेरित करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वृद्धि एवं विकास की दिशा में परिणाम संबंधी सिद्धांत यह बताते हैं कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विशेष अवस्था एवं आयु में बालक का विकास ज्ञान से इस विषय में मदद ली जा सकती है। अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, बालक के भविष्य में होने वाले वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बात का ज्ञान हमें सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है। बालक में आने वाली समस्या और परिवर्तन हेतु अपने आप को तैयार करने में समर्थ हो सकते हैं। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे बाल्यावस्था के संयोगात्मक विकास कैसे होता है। बाल्यावस्था का संयोगात्मक विकास 3 तरीके से होता है।
जैसे शैशवावस्था में संयोगात्मक विकास हो सकता है, बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में संयोगात्मक विकास, और एक उत्तर बाल्यावस्था में संयोगात्मक विकास। तो पहले हम लोग क्रमवाइज देख रहे हैं शैशवावस्था में संयोगात्मक विकास। तो हम इसमें लिख सकते हैं संयोगों का विकास बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है। विभिन्न विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार दिए। इन्होंने एक वैज्ञानिक शासन का यह मत है कि नवजात शिशु केवल दो प्रकार के संवेग, दुख और सुख का अनुभव करता है। सुरसेन आइजैक वैज्ञानिक का मानना है कि नवजात शिशु में भय, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या, द्वेष के संवेग पाए जाते हैं तथा इन्हें संवेगों को वह शुरू से ही अनुभव करता है। 6 माह की अवस्था में संयोगात्मक प्रक्रियाओं को पहचाना जा सकता है। मुस्कुराहट, कूदना, हर्ष के चिन्ह, रोना मांसपेशियां, तनाव, दुख के लक्षण हैं। 1 वर्ष के बच्चों के संयोगों को पहचानना कठिन होता है। एक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट है कि एक बच्चे के कमरे में यदि रोते हुए बच्चे को बैठा दिया गया तो वह बच्चा भी रोने लगता है। निष्कर्ष में इस अवस्था में बच्चे व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी सीमा तक संवेग का पता लगा सकता है। पूर्व बाल्यावस्था में संयोगात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं जैसे इस अवस्था में संयोग 2 अवस्थाओं में तीव्र गति से उत्पन्न होता है। 1 से 3 वर्ष की आयु में तथा 2 से 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु में। इन उम्र में भय, क्रोध की प्रधानता होती है। अधिक बोलना, खिलौना टूटना, रोने लगना, अच्छे भोजन मिलना, खेलने की बाधा आदि, थकने एवं क्रोध के कारण इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा बढ़ती है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए, इससे उनका मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में लड़कों तथा लड़कियों में संयोग अलग अलग होते हैं। अब अगला हम लोगों का उत्तर बाल्यावस्था में संयोगात्मक विकास किस तरीके से होता है। यह उत्तर बाल्यावस्था विकास क्रम 6 से 12 वर्ष की आयु का माना जाता है। इस काल में संयोगात्मक विकास की प्रबलता क्रमशः कम होने लगती है। बालक अपने द्वारा किए गए कार्यों में अच्छाई तथा बुराई को स्वयं जानने लगता है। इस अवस्था में बालक स्वाधीन रहना चाहता है। स्वाधीनता में अवरोध होने पर वह क्रोधित हो जाता है। एक अध्ययन के आधार पर बालक गंभीर एवं आक्रामक प्रकार का व्यवहार अपने परिवार एवं परिवेश में सीखता है। इस अवस्था में बालक क्रोध और ईर्ष्यावश लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों का खेल बिगाड़ना, चुगली करना, हंसी उड़ाना, दूसरों की वस्तुओं तोड़ देना आदि कार्य करते हैं। कुछ बालक हिंसात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और वह अपनी समस्या का समाधान हिंसात्मक ढंग से करते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास किस तरीके से किया जा सकता है। तो सृजनात्मकता निम्न उपाय से हो सकता है। सृजनात्मक क्षमता का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास जैसे मानसिक स्वास्थ्य होना, तथ्यों का ज्ञान होना, प्रतिफल का विचार, कल्पना शक्ति का विकास होना, मौलिक स्पष्टीकरण। तो हम लोग क्रम वाइज देखते हैं बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास मानसिक स्वास्थ्य से कैसे कर सकते हैं। किसी भी बालक में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए 2 दशाएं होती हैं, मनोवैज्ञानिक तथा मनोविज्ञान स्वतंत्रता। अब अगला है तथ्यों का ज्ञान। बालकों को तथ्यों का ज्ञान कराने में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि वह बालकों को समस्या के समाधान के विविध तत्वों की जानकारी देता है तथा उसके प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला हम लोग प्रतिफल पर विचार। किसी भी कार्य को करने का क्या परिणाम होगा, इस पर चिंतन करने के लिए बालकों को प्रेरित करना। इस प्रकार के मानसिक अभ्यास बालकों के सृजनात्मक विकास होता है। और किस तरीके से हम बालकों में सृजनात्मक विकास कर सकते हैं, कल्पनाशीलता को मूर्त रूप देना ही सृजनात्मक है। अतः बालकों में कल्पना शक्ति का विकास हो, इसके लिए उन्हें पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब अगला है हम लोगों का मौलिकता का स्पष्टीकरण। सृजनात्मक विकास में मौलिकता का स्पष्टीकरण बहुत श्रेष्ठ होता है। तथ्यों के अनुरूप मौलिकता का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। बालकों की प्रतिष्ठा भौतिक एवं नवीन कार्यों को करने से बढ़ती है। इसी के कारण सृजनात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस तरीके से किया जा सकता है।
बच्चों में हम दो तरह से कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। एक भाषा का ज्ञान का विकास करके और कहानी एवं कथा सुना करके बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्रमवार देखते हैं भाषा का ज्ञान विकास कैसे करते हैं। बालक का जैसे जैसे भाषा का ज्ञान बढ़ता जाएगा उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती जाती है। भाषा एक कल्पना घनिष्ठ रूप से संबंधित है। बच्चा जब कोई कहानी सुनता है तो उसे संबंधित चीज़ों की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता है। जब बच्चे के शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है तो शब्द के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है। अब कहानी तथा कथाएं सुनाकर किस तरीके से किया जाए। कहानी एवं कथाएं में भी बालक की कल्पना शक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक को बच्चों को कहानी या कथाएं पूर्व हाव भाव के साथ सुनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। जैसे हम लोग लिख सकते हैं स्मृति, जैसे पूर्व में कोई ज्ञान हम लोग सीखे हैं, उस ज्ञान को हम लोग प्रेजेंट टाइम में सोचने की क्षमता ही स्मृति कहलाती है। स्मृति हम लोग लिख सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति सीखे हुए को बहुत समय तक याद रख सकता है। सीखे हुए को अच्छी तरह स्मरण करने के लिए पुनरावृत्ति, स्मरण मतलब किसी बात को ध्यान करना, पुनरावृत्ति की अधिक आवश्यकता होती है। अच्छे ढंग से सीखा हुआ बहुत समय तक याद रहता है। कठिन एवं जटिल सामग्री की अपेक्षा सरल रोचक सामग्री अधिक समय तक याद रहती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों की सामाजिक भावना को विस्तार से समझाइए। तो हम लोग जैसे पहले शैशवावस्था एवं का सामाजिक विकास देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं जैसे शैशवावस्था एवं सामाजिक विकास। शिशु जन्म के समय न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। उसके शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होता है। इस समय उसका सामाजिक विकास स्थिर नहीं होता है, उस समय परिवर्तन होता रहता है। सामाजिकरण की क्रिया शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था में प्रथम माह में वह साधारण और मानव की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है, परंतु दूसरे माह वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। तीसरे माह वह माता को भी पहचानने लगता है और चौथे माह को पास आते देखकर प्रसन्न होने लगता है। पांचवें माह में क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है। 2 वर्ष में वह वयस्कों के समान कार्य करने लगता है तथा तीसरे वर्ष तक उसका सामाजिक विकास उस तक ही सीमित रहता है। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है। बाल्यावस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। वह नए वातावरण के साथ साथ अनुकूलन करने लगता है। वह विद्यालय में किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है और टोली के आदर्शों का पालन करता है। वह समूह का नेतृत्व भी करने लगता है। उसमें शिक्षक के प्रति विशेष सम्मान की भावना का विकास हो जाता है। बालक एवं बालिकाओं में भिन्न भिन्न रुचियां विकसित होने लगती है। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, किशोरावस्था में विषम लिंगीय आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। बालक बालिकाओं का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। उसी आधार पर वे अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजक करना होता है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाएं अपने भविष्य के प्रति अधिक चिंतन रहते हैं। इन्हें अपने व्यवसाय का चयन करना होता है। इसी कार्य में सफलता एवं असफलता उनके सामाजिक विकास की दशा पर निर्धारित करती है। यही हम लोग लिख सकते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के सामाजिक विकास की भावना। अगला क्वेश्चन हम लोग से किस तरीके से पूछा जा सकता है, शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण वैयक्तिक भिन्नता में प्रभाव की विवेचना। वैयक्तिक भिन्नता लिखते हैं, छात्रों में वर्गीकरण हम लोग टोटल 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्रम वाइज हम लोग देख सकते हैं वैयक्तिक भिन्नता, जैसे व्यक्तिगत शिक्षण क्या है वैयक्तिक भिन्नता में। व्यक्तिगत शिक्षण वैयक्तिक भिन्नता के कारण ही बालक को समूह में शिक्षा देना उतना समर्थक नहीं होता जितना व्यक्तिगत समूह में शिक्षा देना। डाल्टन योजना, बिनेट योजना तथा प्रोजेक्ट प्रणाली व्यक्तिगत शिक्षण पर बल देती है। अब अगला हम लोग इसमें लिख सकते हैं, वैयक्तिक भिन्नता में छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे छात्रों का वर्गीकरण वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर ही छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। उनका विभाजन समरूप समूहों में कर दिया जाता है और शिक्षण विधि का
वैयक्तिक भिन्नता में किस तरीके से हम लोग शिक्षण विधि को लिख सकते हैं। बालकों में भिन्न भिन्न मानसिक योग्यता होने के कारण उन पर एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करना उचित प्रतीत नहीं होता है, यह अमनोवैज्ञानिक भी है। अब बालकों में रुचि, वैयक्तिक भिन्नता में बालकों की रुचि किस तरीके से हो सकती है। बालकों में विभिन्न रुचि होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बालकों की रुचियों का विकास किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन से ही संभव है। अब पाठ्यक्रम की भिन्नता वैयक्तिक में क्या किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। बालकों का मानसिक योग्यता स्तर भिन्न होने के कारण उनके लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम नहीं होता है। इससे एक बालक अपनी इच्छा के अनुसार विषय का चयन कर लेता है। स्किनर के अनुसार पाठ्यक्रम के द्वारा ही बालकों के मानसिक योग्यता का सामना किया जाना चाहिए। अगला हम लोग लिख सकते हैं कक्षा का आकार कैसा होना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता में कक्षा का आकार बड़ा होना चाहिए, तो शिक्षक प्रत्येक बालक पर ध्यान नहीं दे सकता, अतः वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर ही कक्षा का आकार इतना छोटा होना चाहिए जिससे शिक्षक प्रत्येक बालक पर ध्यान रख सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे हम लोग 60 जो बचा हुआ क्वेश्चन राजन सीरीज का, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 60 से आगे जो बचा हुआ अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों।